चलो बच्चों, आज की शुरुआत हम करते हैं कॉन्टिन्यूटी के इस क्वेश्चन से। एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीजर। ये आपको एक फंक्शन दिया है। चेक कॉन्टिन्यूटी चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन at x is equal to 0, 1 and minus 1. सॉरी, 0 and 1 खाली दो ही में एक ही चीज आ जाएगी। चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन at x is equal to 0 and 1. करो बेटा फटाफट। देखो भाई, शुरुआत करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h स्क्वायर माइनस 0 माइनस h स्क्वायर का इंटीजर h टेंड्स टू 0, माइनस h का इंटीजर बच्चों -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर, h स्क्वायर का इंटीजर यानी 0, तो ये हो गया 1। देखिए, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस h स्क्वायर का इंटीजर। h का स्क्वायर ये भी 0 होता है बेटा, h स्क्वायर का इंटीजर ये भी 0, तो ये हमें तीसरा चेक भी नहीं करना, सीधे हमने लिख दिया लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कैसा हो गया, एट x इज इक्वल टू 0, f is discontinuous। बच्चों, एट x is equal to 1, लिमिट h tends to 0, f 1 minus h, लिमिट h tends to 0, 1 minus h स्क्वायर माइनस 1 minus h स्क्वायर का इंटीजर। देखिए, बच्चों 1 माइनस h हुआ फ्रैक्शन का इंटीजर 0, तो ये हो गया 0। 1 माइनस h फ्रैक्शन का स्क्वायर, फ्रैक्शन माइनस, ये आ गया 0। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस h स्क्वायर का इंटीजर। 1 प्लस h का इंटीजर 1, तो ये हो गया 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस h स्क्वायर से -1, ये आ गया 0। मैं सेंट्रल लिमिट और लेता हूँ, इधर देखिए इसकी, क्योंकि ये दोनों 0 आ चुके हैं। h टेंड्स टू 0, f1 और f1 सीधे आ गया 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का इंटीजर, यानी 1 ही रहेगा, तो ये भी 0 आ गया। का मतलब लेफ्ट राइट और सेंट्रल तीनों इक्वल है, यानी
f is continuous at x is equal to 1। तो बच्चों 0 पे डिसकंटिन्यूअस है और 1 पे कॉन्टिन्यूअस। नोट कर लो। ये तो स्क्वायर ब्रैकेट लगी है, एक्स भी इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना। हाँ बेटा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैंने बोल दिया था इसमें, मैंने लिखा नहीं, हमेशा ये लिखा होगा बेटा उसमें, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये। नोट कर लिया बेटा सबने? अब हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बच्चों सुनो, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैं आपके सामने एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल प्रॉब्लम लेता हूं 2x + 3, और किसी भी रियल नंबर पे इसकी कॉन्टिन्यूटी हम चेक करते हैं। वो रियल नंबर k है, k को हमने ले लिया कुछ रियल नंबर। जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f k - h, यानी हम इस लिमिट में रखते हैं k - h टू k - h प्लस 3h बराबर 0 पुट करेंगे तो 2k + 3 आए। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f k + h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 2k + h प्लस 3k h इज इक्वल टू 0 रखो, ये भी वही आया। सेंट्रल लिमिट h टेंड्स टू 0 f k, यह आ गया 2k + 3, यानी लेफ्ट राइट और सेंट्रल तीनों बराबर। इसका मतलब ऐसे कॉन्टिन्यू। अभी नोट नहीं करना बेटा, मतलब क्या? सर आपकी वीडियो लैग कर रही थी, एक बार फिर बता दो। मैं बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। मैंने क्या करा बेटा, ये एग्जांपल लिया f(x = 2x + 3), ठीक है, और किसी रियल नंबर k पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक की और हमको पता चला कि ये x = k पर कॉन्टिन्यूअस, x = k पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। बच्चों, जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि दरअसल किसी भी पॉलिनोमियल के लिए ऐसी कंडीशन आप लगाओगे तो हमेशा ट्रू आएगी कि नहीं, बताओ। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल algebraic polynomials are always continuous in their domain, ठीक है। अब फटाफट लिखते चले जाओ। देखो, सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी लिखिए, ऑल algebraic polynomials
are continuous in their domain. In their domain. ठीक है, और ये एग्जांपल बेटा नोट कर लो सब लोग। सर लाइन रिपीट कर दो प्लीज। All algebraic polynomials are always continuous in their domain. ठीक है बेटा, और ये नोट कर लो बेटा सब लोग। नोट कर लिया बच्चों? सर एक मिनट रुक जाओ। हाँ, नोट कर लो बेटा। इस लॉजिक को अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज और समझ में आती है कि अगर मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लूं तो के पे किसी रियल नंबर पे जो उसके डोमेन का पार्ट हो तो भी लगभग ऐसी कंडीशन बनेगी। तो आपको ये भी याद रखना है, लिख लो अगला पॉइंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक कॉमा log comma exponential function, all trigonometric log comma exponential function, all trigonometric log exponential functions are always continuous in their domain. बच्चों एक बात अब और याद, बहुत सारे फंक्शन आपको ऐसे मिलेंगे सिलेबस में, तो वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे हमने कल करे थे बच्चों, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है इसलिए मैं आपको आज का काम करा दूं। अदरवाइज आज की चीजें थ्योरेटिकल है सारी की सारी, ये कंपटीशन में ज्यादा यूज होती है, सिलेबस में कम, लेकिन हमें पता होना चाहिए। बच्चों बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे जो प्योर एल्जेब्रिक या प्योर लॉग नहीं होंगे, ऐसे भी तो एक फंक्शन हो सकता है। यानी कैसा, एक एल्जेब्रिक है एक लॉग, algebraic upon log, algebraic into log, log into exponential, exponential into trigonometric, बहुत सारे टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। आपको याद क्या रखना है बेटा, ध्यान से सुनो। एक फंक्शन हमने एच एक्स लिया, वो है एफ एक्स प्लस जी एक्स, या फिर हमने एच एक्स लिया, अभी नोट नहीं करना कोई, वो एफ एक्स माइनस जी एक्स है, या हमने एच एक्स लिया वो एफ एक्स इंटू जी एक्स है, या एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, या एफ ऑफ जी एक्स है, या जी ऑफ एफ एक्स है। ध्यान से सुनना जो मैं लिखवाने जा रहा हूं आपको, यानी सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, मल्टीपल ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, डिवीजन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, बस ध्यान रखना डोमेन में होना चाहिए। इसी तरह कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। याद रहेगा, रुकना एक मिनट। इफ f and g
are continuous, then h will always continue. ठीक है, अब मैं आपको पहले बताता हूँ, वो लैंग्वेज में लिखो, फिर ये पूरा नोट करो। लिखे, a function formed by a function formed by a function formed by sum of two continuous functions, comma, subtraction of two continuous functions, comma, multiple, comma, division, comma, composition, comma, composition will always be a continuous function. सर एक बार एक्सप्लेन कर दो फिर से। मैं बताता हूँ बेटा कि अगर कोई भी दो फंक्शन है बेटा, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, मल्टीप्लाई भी कॉन्टिन्यूअस होगा, डिवीजन भी, कंपोजिशन। ठीक है सर कॉम्पोजिशन मतलब? कंपोजिशन जैसे बेटा ऐसे होता है, देख जैसे बेटा लिखा है एक्स स्क्वायर एफ एक्स है और साइन एक्स मान लेते हैं जी एक्स। देखो ठीक है, दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो कंपोजिशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया बेटा, एफ ऑफ एक्स की जगह है जी एक्स, देखते जाना, यानी जी एक्स का होल स्क्वायर, यानी याद आ गया बेटा? हाँ जी। तो ये कंपोजिशन भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, नोट कर लो बेटा सारा। सर चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो तो सर ये ही आएगा, एफ ऑफ जी एक्स ही आएगा या जी नहीं ऑफ नहीं नहीं, वैल्यू अलग आएगी बेटा, लेकिन कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी वही रहेगी, यानी कॉन्टिन्यूअस रहेगा जो भी है। ठीक है, ये मतलब है। ये तो मैंने बताया कि एच एक्स चाहे किसी भी फॉर्म से हो। नोट कर लिया बेटा? अब सुनो बच्चों, ये था कॉन्टिन्यूटी, यही पूछा जाता है, मतलब ये भी नहीं पूछा जाता, दरअसल ये कॉम्पिटिशन में ही आता है, लेकिन अपने सिलेबस में है तो हमें जानना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जो कंपटीशन जिन बच्चों को करना है उनको तो बहुत डिटेल में कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन कल से शुरू होगा, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं आज करा दे रहा हूं। सुनो बेटा, अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स किसी पॉइंट x इज इक्वल टू k पे कॉन्टिन्यूअस, यानी डिफरेंशिएशन केवल उसी फंक्शन का निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी उसी फंक्शन की चेक कर सकते हैं जो कॉन्टिन्यूअस। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD ये होता है बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश डैश यानी डिफरेंशिएशन k माइनस h
और इसका फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो ये है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ के माइनस एच माइनस एफ के अपॉन माइनस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश k प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 k प्लस h f k अपॉन h। बच्चों किसी भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स के लिए अगर x इज इक्वल टू k पर किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाए तो हम बोलते हैं देन f यानी फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। नोट कर लो बेटा, डिफरेंशिएबल। बच्चों इसका एक मतलब और भी हुआ, देखो कैसे काम करता है ये। डोमेन डिफाइन लिमिट एग्जिस्ट कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल। बच्चों ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये जरूर बना लो, आपके दिमाग पे याद रहे। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी उसके नीचे की वो सारी चीजें सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी है, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और उसका डोमेन भी डिफाइंड है। ये जरूर नोट कर लेना। नोट कर लिया बच्चों सबने? अब इसमें जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर कभी पूछा जाता है तो बोर्ड लेवल पे क्या क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, प्रूव दैट f is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 3। ठीक है, थोरेटिकली याद रखो बेटा, वैसे भी मॉड वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, मॉड रूप पे कभी भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसको याद कर लो। ठीक है, सिलेबस में इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिशन में हम लोग वैसे ग्राफिकली करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अभी हम वो देख रहे हैं, जैसे बोर्ड में अगर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन जो बड़ा कॉमन है टाइप, तो कैसे करेंगे सुनेंगे सब। हम बेटा क्या करते हैं, हम हमेशा इस फंक्शन को पहले रीडिफाइन करें, सुनेंगे सब लोग कैसे रीडिफाइन करते हैं। सुनिए, रूट पॉइंट 1 है और 3, तो फंक्शन हो गया
एक हो गया लेस देन 1, एक हो गया 1 से 3 और एक हो गया ग्रेटर देन। मान लो 2 पॉइंट है तो क्या क्या हो सकते हैं भाई, एक हो गया सबसे छोटे वाले से लेस देन, तो बीच में, और फिर ग्रेटर देन। सुनना सब लोग, लेस देन 1 का मतलब है कि मॉड को ओपन करेंगे लेस देन रूट पे, तो लेस देन 1 पे ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 सॉरी 3, तो ये हो गया बेटा माइनस 2x प्लस 4। ये फंक्शन आ गया। मैं इसको फिर से लिख दूंगा, 1 से 3 के बीच में ग्रेटर देन 1 पे ये पॉजिटिव और लेस देन 3 पे ये नेगेटिव, यानी बच्चों ये हो गया -1, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, +3 यानी 2, ग्रेटर देन 3 पे ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, यानी x-1 प्लस x-3 2x-4। बच्चों इस रफ कैलकुलेशन पूरा नोट कर लो। फंक्शन फाइनली जो रीडिफाइंड हुआ वो ये हुआ -2x + 4 लेस देन 1 के लिए, और 2 हो गया 1 से 3 के लिए, और 2x - 4 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जल्दी से नोट कर लो बेटा यहाँ तक पहले। सर मॉड वाले फंक्शंस डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होते? बेटा ऐसे समझो, मॉड जो रूट पॉइंट होता है ना, ग्राफिकली क्या लॉजिक होता है, ग्राफिकली मॉड का मतलब है, जैसे मान लो मॉड ऑफ x - 1 है तो ये ऐसे आ गया बेटा, तो यहाँ कभी भी डेरिवेटिव यानी स्लोप नहीं आएगा, कभी इससे स्लोप नहीं आता है, यानी dy by dx नहीं ले सकते, याद रहे। ठीक है सर। अभी ऐसे याद रख लो कि जहां है कोना वहां नहीं है डिफरेंशिएबल होना, याद रहेगा। यस सर। यानी जहां रूट पॉइंट है वहां डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आएगी कभी। तो हम लोग कॉम्पिटिशन बैच में बेटा बहुत डिटेल में ग्राफिकली, अभी यहाँ उतने डिटेल की जरूरत नहीं। सर जो आपने रफ कैलकुलेशंस में लिखा है -x-1 और x-3 के साथ माइनस क्यों आया है वहाँ पे? बेटा ऐसे सोचो, 1 और 3 है, इफ अ नंबर इज लेस देन 1 तो लेस देन 3 तो अपने आप हो गया ना। यस सर। बस तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। जैसे इसमें ग्रेटर देन 3 है, तो अगर कोई नंबर 3 से बड़ा है तो 1 से तो बड़ा हो ही गया, इसलिए दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, ओके सर। बच्चों अब देखो जल्दी से, हम 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जा रहे हैं, सब लोग देखना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सावधानी से देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f'(1 - h), समझना यही लिखेंगे। तो 1 - h का फंक्शन हुआ ये, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ बताओ, -2 हुआ कि नहीं, सिंपल, +1 का याद है डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया -2। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f'(1 + h), तो 1 + h के लिए ये है, 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, तो हम लिखेंगे लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। इसी तरह हम इधर बेटा x इज इक्वल टू 3 पे चेक करने जा रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f'(3 - h), 3 - h के लिए फंक्शन ये लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f'(3 + h), इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2।
ये भी वही आ गया, लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x is equal to 3, not correct. तो ये बच्चों है डेफिनेशन कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी की। सर -2 कैसे आया इसको x is equal डिफरेंशिएट to कर 1 बेटा, में? इसका डिफरेंशिएट कर, -2x को क्या आएगा बताओ, याद आया बेटा +1 का डिफरेंशिएशन? सर मतलब जो फंक्शन आएगा उसका डिफरेंशिएशन ही करना बस। बस बस सिंपल है बेटा। जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बेटा अपने बोर्ड पे, उसमें तो सीधे फॉर्मूला रखता है यार, ये तो उसकी शुरुआत है ना, थ्योरी है इसकी बस। आप ही नोट कर लो बेटा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी है मुझे। ये अपने मॉड्यूल की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एनसीईआरटी में भी है बेटा, जितने हमने क्लास में कर लिए वो भी कर लोगे तो सफिशिएंट है, बहुत टाइम मत वेस्ट करना। जो कल से शुरू करना है उसमें मैं ज्यादा होमवर्क मिलेगा आपको थोड़ा। तो एक्सरसाइज करनी है आज। कर लो बेटा, अच्छा रहेगा। यही क्वेश्चन है जो हमने करे ना, वही क्वेश्चन है, कॉमन ही है, वही बार बार आते रहते हैं बोर्ड। एक दो क्वेश्चन मिलते जुलते से है, कर लो, अच्छा रहेगा। सब लोग सुनो बेटा जो मैं बताने जा रहा हूं। हम लोग सैटरडे से, इस सैटरडे यानी परसों से अपना फर्स्ट कंपटीशन बैच शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट कंपटीशन बैच क्या क्या है इसमें मैं आपको समझा देता हूं, किस क्या पर्पज है इसका। पहला IIT JEE एडवांस यानी IITs के लिए, IIT JEE मेंस। एडवांस में बच्चों केवल IITs आते हैं, मेंस में आता है बेटा NIT एंड IIIT। ये भी आजकल कई IIIT तो IIT से भी ऊपर हो गए। इनका इनमें क्या क्या कैरियर है, कैसे होना है, इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, आप एक बार देख लेना। अच्छा जी, इसके अलावा सुनेंगे बच्चों सेम एग्जाम सेम पैटर्न पे, यानी JEE मेंस के थ्रू ही एक होता है आर्किटेक्ट के लिए बी आर्क का एग्जाम। बी आर्क में क्या खास बात है, बी आर्क या बी प्लानिंग ये भी है। इसमें आपका केवल मैथ्स रहता है और ड्राइंग एप्टीट्यूड का एग्जाम, मैथ्स एंड ड्राइंग एप्टीट्यूड। ठीक है, जैसे इन तीनों में क्या रहता है, इन दोनों में क्या क्या रहता है, इसमें मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों रहता है, मैथ्स फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। बच्चों IIT बॉम्बे ने एक सर्कुलर निकाला है, अब वो इस साल से अप्लाई होगा या अगले साल से, अभी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कि आप केमिस्ट्री के अलावा भी ऑप्शन ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस। मैथ्स फिजिक्स कंपल्सरी है किसके लिए, IIT एडवांस IIT मेंस। ठीक है, तो मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री अभी मान के चलना है, यही है। आर्किटेक्चर या बी प्लानिंग में मैथ्स होती है बेटा, मैथ्स JEE मेंस लेवल की होती है। ठीक है, मेंस लेवल -1 ऐसे समझ सकते, थोड़ा सा मेंस लेवल से भी इजी होती है, हल्की। और ड्राइंग एंड एक्टिंग, बच्चों जब भी हमको ड्राइंग बोला जाता है ना, तो हमें लगता है शायद
हमको ड्राइंग में ना नदी पहाड़ नाले बनाने को बोलेंगे। ये मैथमेटिकल ड्राइंग है बच्चों, ज्यादातर बच्चों को खुद भी नहीं पता होता कि उनकी दरअसल ये जो एप्टीट्यूड है ड्राइंग का ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने वो मैथमेटिकल ड्राइंग नहीं करी होती। तो अगर बच्चों आपको आर्किटेक्ट फील्ड अच्छी लगती है, प्लानिंग फील्ड अच्छी लगती है, आपको दुनिया घूमने का शौक है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में इसमें जॉब ASI होता है, जैसे इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जितने भी इंडिया में मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबके कंजर्वेशन के लिए आर्किटेक्ट्स लगते हैं। जो प्राइवेट आर्किटेक्चर एज अ डॉक्टर एज चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो एक अलग है। तो बहुत बड़ी फील्ड है, आप ऐसे मत समझना कि कोई छोटी मोटी फील्ड है, बहुत डिफरेंट, बहुत। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको घूमने का शौक है और आप एक फील्ड में इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं, बार बार फील्ड चेंज करने की आपकी आदत नहीं है, तो ये बहुत अच्छी फील्ड, स्पेशली जिनको लैंड आर्किटेक्चर लैंडस्केप इसमें इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। इनमें जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो भी बहुत अच्छे होते हैं। हर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट की जॉब्स होती हैं। एक पर्टिकुलर एज के बाद आप केवल साइन करने के पैसे कमा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है, आप इसको भी और पता कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होना है बेटा, देखो मैथ, ड्राइंग एंड एप्टीट्यूड, एग्जाम वही होगा जेईई मेंस पेपर 2 देखते जाना सबको, ठीक है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जिनको इसके बारे में पता है वो तैयारी IIT जेईई मेंस की करते हैं और साथ में ये भी दे देते हैं। केवल एप्टीट्यूड के लिए अलग से बुक आती है, एक दो मैं वो बता सकता हूँ आपको, तो वो अभी से आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी आसानी से पेपर निकल आएगा। इनसे रिलेटेड कुछ टीचर भी मेरे टच में हैं जो ड्राइंग एप्टीट्यूड आपको 2 या 3 हफ्ते में एक दिन करा के फाइनल तक आपका ये काम पूरा हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा है बच्चों। उसके अलावा कुछ और एग्जाम्स हैं जिनमें मैथ्स का लेवल जो बोर्ड है उससे बस जरा सा ही ऊपर होता है, बहुत हाई नहीं, जैसे NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये दो बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है बच्चों। ये फैशन टेक्नोलॉजी में अगर आपको जाना है तो आपका मैथ और ड्राइंग एप्टीट्यूड, इसमें बिल्डिंग आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे होते हैं, इसमें बिल्डिंग आर्किटेक्चर से रिलेटेड नहीं, एक नाटा का एग्जाम होता है, वो आर्किटेक्ट ये वाले कोर्सेज में भी जा सकते हो, इनमें भी जा सकते हैं। इसमें आपका मैथ आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं लेवल की बात करूं, मैंने लिखा था ना मेंस लेवल माइनस, तो आप ऐसा समझो मेंस लेवल -2, थोड़ा और इजी होता है। और सिंपल ड्राइंग इसका एग्जाम होता है बच्चों। जैसे IIT की और मेडिकल कॉलेज की वैल्यू है, वैसी NIST और NID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इनकी वैल्यू आप थोड़ा पता करेंगे। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, ये प्रोडक्ट डिजाइन में ग्रेजुएशन कराता है, प्रोडक्ट डिजाइन। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर्स की जरूरत जर्मनी में होती है, और आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, लगभग अगले 4 साल के बैचेस ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, बुक है, इतनी वैल्यू है इसकी NID की। तो ये भी बहुत अच्छा है। मैंने जैसा बताया सब कुछ, आपको नया कुछ नहीं करना है। इसमें जेईई मेंस के लिए मैथ आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों, बी आर्किटेक्ट बी प्लानिंग के लिए मैथ, ड्राइंग एप्टीट्यूड ये होना चाहिए। मेंस का लेवल जो होता है मैथ्स का इसमें उससे थोड़ा सा इजी होता है कंपेरेटिवली। NIST NID नाटा इसमें मैथ्स और सिंपल ड्राइंग होती है, ये ड्राइंग भी बहुत इजी होती है और इसमें मैथ्स का लेवल थोड़ा और इजी होता है बच्चों। इसके अलावा देखेंगे ध्यान से, इसके अलावा इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट कैलकाटा, अब हम कोलकाता बोलते हैं, ठीक है। इसमें स्टैट्स में कोर्सेज होते हैं, स्टैट्स में और मैथ, और इसमें आपको केवल और केवल मैथ्स का एग्जाम होता है। कुछ कोर्सेज के लिए फिजिक्स भी होता है पर वो ऑप्शनल होता है, लेकिन मेनली मैथ बच्चों। उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल रिसर्च चेन्नई, इसमें भी एक खाली बेसिक मैथ्स के, जिसमें खाली मैथ्स आएगी
ऐसा एग्जाम भी होता है, और फिजिक्स बीएससी फिजिक्स कोर्सेज भी इसमें होते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं। आईएसआई बहुत फेमस है, आपको पता होगा। अभी जो हमारे वर्ल्ड लेवल पे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस, डाटा स्ट्रक्चर्स, उन पे बेस्ड प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है। तो जो रिक्वायरमेंट है बच्चों, अगर वो आईआईटी या ट्रिपल आईआईटी के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से बच्चे लेते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतने सफिशिएंट बच्चे यहाँ हैं ही नहीं इस कैलिबर के, तो वो यहाँ से ले रहे हैं फिलहाल। यहाँ से भी ले रहे हैं, इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे और ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद और बैंगलोर के अलावा वो ये कोर्सेज यहाँ पे कैसे होगा, एंट्रेंस होता है इनका अलग, आईएसआई का अलग होगा, आईएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल रिसर्च चेन्नई इसका अलग होता है। इन दोनों में मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कौन से मेंस की लेवल, एडवांस लेवल भी, देखो कितनी अच्छी चीज है, मेंस लेवल भी, मेंस लेवल, एडवांस लेवल भी नहीं, ठीक है। जैसे इसमें बीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएससी इन मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस, उसमें केवल मैथ्स का होगा एग्जाम आपका, और अगर आपको बीएससी मैथ्स एंड फिजिक्स करनी है तो उसमें मैथ्स और फिजिक्स दोनों होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, आईएमआर चेन्नई, ये वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूट हैं बच्चों, इनमें प्लेसमेंट भी इसी लेवल का होता है, और आपको मतलब मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, दरअसल आप इन सभी के लिए एलिजिबल हो जाए बच्चों। इसके अलावा इस साल से एक एग्जाम और इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। बच्चों पिछले साल तक इन्होंने 26 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक साथ एंट्रेंस लिया, और इस साल से सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस हम लेने जा रहे हैं, गवर्नमेंट लेने जा रही है इस एग्जाम के थ्रू। क्या क्या रहेगा इसमें, जैसे आपको बीएससी के कोर्सेज में लेना है, इसमें आपको लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपको लेना है जेएनयू में, आपको लेना है एएमयू में, तो उनका जो अपना एंट्रेंस होता था, मार्क्स का सिस्टम होता था, जादवपुर यूनिवर्सिटी है कोलकाता में, लॉयोला कॉलेज है चेन्नई में, ऐसे ही सेंट जेवियर्स है, इन सभी में अब अभी तक कहीं बोर्ड का परसेंटेज होता था बच्चों, तो आप भी सुनते होंगे कि बोर्ड का परसेंटेज कट ऑफ जा रहा है 99.7, 99.8। गवर्नमेंट ने उसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इस साल से ये एंट्रेंस बनाया है, जिसमें आपके बेसिक, जैसे मान लो आपको बीएससी ग्रेजुएशन करना है मैथ्स या फिजिक्स में, तो आपको खाली मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री या आईटी जो भी लेना है उन सब्जेक्ट का आपको एंट्रेंस देना होगा, और उस एंट्रेंस के स्कोर के बेस पे आप इनमें ले सकते हैं। तो ये भी दरअसल इसी जेई मेंस की तरह ही आप समझ लो, बस फर्क ये है कि मेंस से, अगर मैं मेंस के लेवल को बात करूं, मेंस का लेवल है उससे आप -2 कर लो, यानी जेई मेंस के लेवल से थोड़ा काफी इजी कह सकते हो। अगर बच्चों में टोटल मिला जितने कोर्सेज मैंने आपको बताया, अगर मैं सीट्स कन्वर्ट करूं तो ये करीबन 1 लाख सीट है, मोर देन 1 लाख हो सकते हैं, ये मेरा अपना अंदाजा। ठीक है बच्चों, तो इन सब का तरीका एक, ये तो हो गए जो आप दोबारा वीडियो देख के भी आप कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं बाद में। तो ये तो हो गए जो एग्जाम है जो आप 12th में नॉन मेडिकल के बच्चे दे सकते हैं, इंडिया के बेस्ट एग्जाम। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको बताता हूं हम क्या अपने कंपटीशन बैच में कवर। बच्चों हमारा जो टारगेट है वो है आईआईटी जेईई एडवांस। अब समझना, आपको क्या करना है, क्लास अटेंड करनी है, क्लास प्लस टेस्ट, असाइनमेंट, मॉड्यूल। ध्यान से सुनना सारी बातें, 4 मॉड्यूल है, जिसमें जो +2 का कंपटीशन बैच होता है बेटा, उसमें +2 का भी कंपटीशन हम करते हैं और +1 का भी पूरा कंप्लीट रहता है। तो अगर आप यहां तक पहुंचते हैं, यानी क्लास करेंगे, टेस्ट रेगुलरली दे रहे हैं, असाइनमेंट और मॉड्यूल, तो आपके ये हो गई एडवांस की तैयारी। अगर आप ये सब करते हैं लेकिन क्लास में जो करा हुआ है उसको बढ़िया तरीके से करते हैं, टेस्ट देते जाते हैं, टेस्ट के सॉल्यूशन देखते जाते हैं, तो आप ये समझिए कि आपका जेईई जो मेंस है
और ये बी आर वाला पार्ट, ये बड़ी आसानी से निकल आएगा अगर आप मॉड्यूल फाइनली नहीं भी पूरे सॉल्व करते हैं तब भी। लेकिन मैंने बोला आपको कोशिश ये करनी है कि सारे करें। मॉड्यूल बड़े सिस्टमैटिक हैं बच्चों, बहुत प्लान करके बनाए गए हैं। हार्ड कॉपी आप ऑफिस से ले सकते हैं, उनके सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल रहेंगे, मैं अवेलेबल रहूंगा, उनको सिस्टमैटिकली मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। बच्चों हमें कोशिश ये करनी है कि अगर जो बच्चे सीरियस हैं वो ये पूरा करें, पूरा काम करो अपना। लेकिन कई बार होता है, मान लो ये बहुत हाई लेवल की तैयारी नहीं हो पाई, तो ये बात पक्की है कि आप NIT ट्रिपल IIT में बड़ी आसानी से हो सकते हो। जो 1 लाख मैंने सीट्स बताई, तकरीबन 23,000 सीट्स तो केवल और केवल इनकी NIT ट्रिपल IIT, ठीक है बच्चों। उसके अलावा BRB प्लानिंग में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, केवल मैथ्स में आप क्लास कर लो, ठीक है। और टेस्ट असाइनमेंट मॉड्यूल ना भी करो तो काम चल जाना है, बिल्कुल इजी होता है। बल्कि एक और इजी तरीका, लेकिन मैं अभी नहीं चाहता हूँ आपको करें, कि आप क्लास कर लो और जो टेस्ट है वो देखते जाओ और प्रीवियस ईयर BR से कर लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, काम चल जाएगा। सेम कंडीशन NIST की है, पेपर थोड़ा और इजी होगा, यानी सिंपल क्लास कर लो और प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लो इनके NIST NIT के, आपका काम चल जाएगा। बच्चों जब हम इनकी बात करते हैं तो दरअसल आपको केवल मैथ्स करना है, ध्यान से सुनिए, इसकी ISI की और इसकी। तो मैथ्स का लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि मैथ्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते जाना, क्योंकि इनकी अप्रोच बहुत अलग है। मैं आपको बताता जाऊंगा वो क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के अलावा रिकॉर्डिंग्स आपकी अवेलेबल रहेंगी क्लासेस के अलावा। तो अगर आपने ये पार्ट करा है तो दरअसल आप ये सारे काम आसानी से कर सकते। अब आते हैं सबसे लास्ट, सबसे इजी वाला पार्ट, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आप जरूर दें बच्चों। अगर आप ये नहीं देंगे तो आप समझिए इंडिया की जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से आप कहीं नहीं जा पाओगे, ये बात आप मान के चलो। तो ये आपको देना तो पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। बेटर ये है कि आप तैयारी करके दो। अब मान लीजिए आपका ये है कि आपको लगता है यार IIT का मुझे टफ लगे, अभी नहीं, मान लो लास्ट में आपका सब आप पढ़ते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो एक बात मान लो, आप खाली क्लास नोट्स रखो अपने पास और इनके जितने प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं मेंस के जितने भी हैं वो मैं आपको दे दूंगा। आप ये कर लेंगे, आप यकीन माने इस एग्जाम में बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी ये मैंने आपको सब बात की बातें बताई, अगर आप इसको टारगेट बना के चलते हो, ध्यान रखो, मैं मैथ्स की अगर बात करूं, अगर आप इसको टारगेट बना के चलते हो तो आप यकीन मानो बड़ी आसानी से ये सारे एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। मैथ्स में सारी चीजें मैंने प्लान करी हुई है, आपको केवल फॉलो करना है, कुछ नहीं करना। आपको मुझे बताते जाना है किस लेवल के क्वेश्चन आप निकलने में डिफिकल्टी होती है, किस में नहीं, तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, मैथ्स में वैसे भी बच्चों जब हम मेंस का या कोई भी एग्जाम करते हैं ना, तो आप एक बात को और समझो कि मैथ्स हमारी बाकी सबसे बेटर इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि जब आप मेरिट बनती, तो ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ। मान लो एक बच्चा है, जितने एग्जाम्स आपको दिख रहे, मान लो आपके भी 300 मार्क्स का पेपर है और आपके भी 150 आए, एक दूसरे बच्चे के भी 150 आए, लेकिन अगर आपके मैथ्स में मार्क्स हाईएस्ट है तो मेरिट में पहले आपको जगह मिले। ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। ये एडवांस में भी है, ये एप्लीकेबल है। एडवांस में मेंस जो होता है, JEE मेंस, NIT और ट्रिपल IIT के लिए, उसमें भी, इसमें तो यहाँ तक हद हो जाती है कई बार कि सेम मार्क्स पे 2-2 हजार रैंक का फर्क आ जाता है, क्योंकि वो बच्चों को पता नहीं होता है, तो उनको लगता है कि हमारे सेम मार्क्स हैं तो रैंक सेम आ जाएगी। आपको ध्यान रखना है, पहली चॉइस मैथ्स की होती है, फिर फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की। तो ये है सारा हमारा जो हमें करना है। अब बच्चों एक बैच तो अपना शुरू हो जाएगा इस सैटरडे को और एक शुरू होगा मिड ऑफ अगस्त, मिड अगस्त, ध्यान से सुनना, मिड अगस्त या एंड ऑफ अगस्त, दोनों में सेम चीजें, फर्क ये है ये अभी से हफ्ते में 2-2 दिन होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें थोड़ा सा चीजें स्पीड अप रहेंगी, जैसा आपको खुद ही अंदाजा है जब इतना नंबर ऑफ डेज बढ़ जाते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक मिड ऑफ अगस्त तक आपका +2 का सिलेबस खत्म हो चुका होता है या होने वाला होता है।
तो ये चीजें हैं, दोनों में कोई एक तरीके से कंटेंट में कोई अंतर नहीं है, केवल स्पीड अप में अंतर होगा। तो मैं जो भी बच्चे जरा भी इनमें से किसी में भी जाना चाहते हैं या प्लान नहीं करा है तो और समझ लें आप, तो मैं चाहूंगा कि वो सैटरडे से क्लास लगा के देखें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप बाद में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी मुझे, सैटरडे को मैं 1 to 2:30 रखना चाहता हूँ, किसी की क्लास तो नहीं क्लैश करेगी? बोलो बच्चों। नहीं सर। सर कौन से टाइम पे? 1 to 2:30, 1 to 2:30 बेटा, बोलो बेटा। आवाज नहीं सर, नहीं क्लैश आवाज नहीं। नहीं आ रही बेटा किसी की, कोई बोल रहा है? सबके लिए ठीक है बेटा? हाँ यस जी सर। सर। ठीक है, ठीक है। तो 1 to 2:30 है सैटरडे, और संडे को 10 to 11। अभी मान के चलो, अगर चेंज होगा तो पीछे हो जाएगा थोड़ा सा 9 to 10, अदरवाइज संडे को 10 to 11। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है किसी को, पूछना है कुछ? सर एक बिट्स करके भी तो पेपर होता है उसका भी। हाँ बेटा। सर एक बिट्स करके भी तो पेपर होता है उसका। बेटा वो जेई मेंस में कवर हो गया सारा, ठीक है। जो बिट सेट होता है वो जेई मेंस की तरह ही होता है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है। अलग चीज भी होती है ना कुछ एग्जाम, बेटा एग्जाम अलग होता है, लेकिन वो जेई मेंस की तरह ही होता है, तो थोड़ा इजी होता है, मैंने इसलिए अलग से नहीं लिखा, वो इंजीनियरिंग में ही आ गया ना सारा का सारा। एक वीआईटी भी अपना पेपर रखता है खुद का, वो भी बेटा वीआईटी भी है, ये सारे के सारे एक ही लेवल में आ गए सब के सब, ठीक। वीआईटी है, एसआरएम है, भारतीय विद्यापीठ है, कई सारे हैं एक। और कोई डाउट बेटा? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर मेरी थर्सडे और फ्राइडे स्कूल की क्लासेस 1:10 पे फिनिश होती हैं। नहीं, मैं सैटरडे की बात कर रहा हूँ बेटा। ओके ओके सर, ठीक है सर, ओके सॉरी। केवल सैटरडे, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है सर। हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर सैटरडे को जो बैच है वो नया कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा या 11th वाला कंटिन्यू होगा? नहीं नहीं नहीं, ये +2 का भी चलेगा बेटा, याद रहेगा। यस सर। ये +2 का है, अभी लगभग 1 महीना फंक्शन चैप्टर है बेटा, पूरे मैथ्स में कंपटीशन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट वो करेंगे। उससे क्या होगा, सिलेबस में जो आपको कंफ्यूजन है वो भी ठीक हो जाएंगे अपने आप। और कोई डाउट बेटा किसी को?